नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन नया टॉपिक लेते हैं क्रिया। बेसिक फंडामेंटल अपन क्लियर कर रहे हैं अभी बैठे बैठे जो है बेसिक, जिसमें हमने सबसे पहले लिया था शब्द शक्ति। उसका आधारभूत रूप हमने तैयार करा, उसके बाद हमने समास लिया और समास का भी बेसिक रूप हमने तैयार करा। आज हम लेते हैं क्रिया। क्रिया का बेसिक फंडामेंटल जो है हमारे बेसिक बेस अगर तैयार हो जाता है तो काफ़ी कुछ कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ, क्रिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से। क्रिया ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले लिख रखा है ताकि आप इसको देखते रहें, देख करके समझते रहें, ठीक है ना, तो ज़्यादा याद रहता है। उसी दृष्टि से मैंने पहले लिख रखा है। क्रिया, क्रिया क्या है, इस बात को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी धातु है और उस धातु के पीछे अगर अपन ना लगा देते हैं तो वह धातु क्रिया का रूप धारण कर लेती है, क्रिया बन जाती है। कोई भी धातु रहता है, संस्कृत में धातु मूल जो रहता है शब्द जिससे क्रिया का निर्माण होता है उसको धातु कहते हैं। धातु के पीछे अगर अपन ना प्रत्यय लगा देते हैं क्रिया बन जाती है। परिभाषा की दृष्टि से अगर क्रिया को समझना चाहते हैं तो सामान्य परिभाषा है क्रिया की, और वो परिभाषा यह है, अपन जानते भी हैं, किसी काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। यानी जिन शब्दों से, कई बार किताबों में वाक्य भी दे रखा होता है, ऐसे वाक्य या जिन वाक्यों में जो है किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य नहीं दोस्तों, शब्द, और शब्द भी कौन से, विकारी। विकारी कौन से होते हैं, संज्ञा, लिंग, वचन, काल, कारक का जिन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, परिवर्तन हो जाते हैं, वह विकारी कहलाते हैं। तो वे शब्द जिनसे किसी काम का होना या करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। तो क्रिया की परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, वे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। अगर सामान्य परिभाषा अगर क्लियर हो जाती है तो उसके बाद में अपन क्रिया के भेद की तरफ चलते हैं। क्रिया के भेद, भेद जो रहते हैं, कार्य के आधार पर कह दो, कर्म के आधार पर कह दो भेद होते हैं। कार्य के आधार पर कहीं कहीं किताबों में कार्य के आधार पर भी लिखा हुआ रहता है, कहीं कर्म के आधार पर भी लिखा हुआ रहता है। समझने की दृष्टि से अपन कर्म के आधार पर क्रिया के भेद करते हैं। ध्यान में, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं, जैसे मैंने लिखा सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक दोनों समझ लीजिएगा। सकर्मक, सकर्मक, स का मतलब होता है सहित, साथ में, यानी कर्म जिसके साथ में हो। अकर्मक, इसको अलग से समझ लीजिए। अकर्मक, अ का मतलब होता है नहीं, यानी कर्म रहित। रहित कैसे, जिसमें कर्म नहीं हो। तो परिभाषा की दृष्टि से सकर्मक अगर अपन कहें तो पहली शर्त रहती है जिसमें कर्म हो, क्रिया के साथ में कर्म। दूसरा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए, कर्म पर जो पड़ता है। एक तो कर्म रहना चाहिए, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ना चाहिए, वह सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, क्योंकि नाम से ही ध्यान में आता अकर्मक, अ यानी नहीं, कर्मक यानी कर्म रहित, कर्म नहीं है ना, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो वह क्रिया जिनमें कर्म नहीं होता, और जब कर्म नहीं होगा तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। एक छोटा सा सिद्धांत रहता है, ध्यान रख लेना, वाक्य रचना का। वाक्य रचना में सबसे पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद में कर्म आता है, कर्म के बाद में क्रिया आती है। यह वाक्य बनाने का एक सरल तरीका है ना। तो सकर्मक क्रिया जब रहेगी तो क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव
जब कर्म पर पड़ेगा तो कर्म सहित क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी, उसको अपन कहेंगे सकर्मक क्रिया। और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, कर्म नहीं हो और सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा, उसको कहेंगे अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं होता, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, कर्म नहीं होता, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया की पहचान अपन एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर अपन क्रिया के साथ में क्या प्रश्न करें और उसका उत्तर मिल जाता है, तब वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और अगर उसका उत्तर क्रिया के साथ में क्या प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है सॉरी साथियों, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। उदाहरण में एक एक लिखा था कि कौन से आगे के लिए जाऊं उस दृष्टि से ही। राम फल खाता है, अगर मैं अभी हाल ही में जो बताया आपको ठीक उसी के आधार पर अगर उत्तर लिखें, निकालें कि अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया। राम फल खाता है, क्रिया के साथ में अपन क्या जोड़ते हैं? क्या खाता है? उत्तर मिलता है फल। इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है, यानी इसमें कर्म है। जिसमें कर्म होता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है या क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। राम फल खाता है। तो पहचानने की दृष्टि से सरल तरीका अगर अपन देखें, क्या से भी इसका पता कर सकते हैं। क्रिया के साथ में, ये ध्यान रखना, क्रिया के साथ में जोड़ना, क्या खाता है, उत्तर अगर मिल जाता है फल खाता है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। दूसरा अकर्मक क्रिया, अर्थ में बता चुका, राम खाता है। अब अगर इसी ट्रिक को फॉलो करें, इसमें भी क्या खाता है, आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। यानी इसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर नहीं पड़ करके कर्ता पर पड़ रहा है। राम करता है, कर्ता पर पड़ता है, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ये हो जाए तो अपन आगे नेक्स्ट लेंगे।